आप देख रहे हैं थिंक ग्लोबल। आज इस शो में हम एक और बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और हमारे साथ बहुत ही कह लें कि कॉम्पिटेंट और ब्रिलियंट मेहमान हैं जिनका तारुफ मैं आपको थोड़ी ही देर में करवाऊंगा। मेन मकसद कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमने एक बड़ा डिटेल्ड प्रोग्राम किया पीएचडी इन स्वीडन के ऊपर। उसमें हमने डिस्कस किया कि पीएचडी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसमें ये भी हमने बताया कि आपने पीएचडी अप्लाई कैसे करनी है और उसी में हमने आपसे एक वादा किया था कि हम ऐसे लोगों को लेके आएंगे जिन्होंने सक्सेसफुली यहाँ से पीएचडी एडमिशन हासिल किया रिसेंटली। ऑल्दो कि हम ने भी यही किया था, लेकिन हम शायद थोड़े पुराने हो चुके हैं। तो थोड़ा सा आपके लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि स्वीडन के अंदर रफली 15 से 20 हज़ार पीएचडी स्टूडेंट्स हर वक्त एनरोल्ड होते हैं जो अपनी पीएचडी के लिए काम कर रहे होते हैं। और इमेजिन करें कि पाकिस्तान जैसा कंट्री जहाँ पर 220 मिलियन पॉपुलेशन है, उसका शेयर या उसकी प्रोपोर्शन इसका 1% भी नहीं है। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि हम इसका एक बड़ा पोर्शन वो हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ले सकें? और उसके लिए हमें क्या प्रिपरेशंस करनी होंगी, कैसे करनी होंगी, वही जानने के लिए हमने आज के मेहमानों को बुलाया। और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने कहा था सरप्राइजिंग, कि ये आज के मेहमान एक कपल हैं। दोनों की प्रोफाइल मैं यूँ कहूँगा कि ये एकेडमिक ट्विंस प्रोफाइल है इनकी। दोनों ने यूईटी लाहौर से मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स में बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स करने ये सबांची यूनिवर्सिटी टर्की इस्तांबुल चले गए। फिर वहाँ से बैठकर इन्होंने पीएचडी अप्लाई की स्वीडन में। वो कैसे की, कब की, उसको जानने के लिए हम उनको इनवाइट करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। और मेरे साथ आज जो को होस्ट हैं वो डॉक्टर शाहिद, एज यूजुअल आपके हर दिल अजीज। तो डॉक्टर साहब प्लीज अपने गेस्ट को शामिल करें स्ट्रीम में। जी, थैंक यू वेरी मच तैमूर। वेलकम मोमना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और वेलकम फसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोगों ने आज हमें टाइम दिया। हमें अंदाज़ा है कि पीएचडी करते हुए इंसान कितना ज़्यादा मसरूफ होता है। अब हम बात करते हैं स्वीडन की। तो सबसे पहले तो मोमना ये बताएं कि आपको स्वीडन के अंदर पीएचडी इसका पता कैसे चला? एक्चुअली जब हम ग्रेजुएट हुए थे, हमें एक तो प्रोफेसर्स ने भी गाइड किया था कि आपने कौन से फॉरम्स ज्वाइन करने हैं। हम ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे नहीं गए थे जितना हमने फॉरम्स ज्वाइन किए थे। हर फील्ड में एक फॉरम होता है, जिस तरह हमारे लिए रोबोटिक्स वर्ल्ड वाइड है, एआई रोबोटिक्स है। तो ये आप सब्सक्राइब करते हैं इन फॉरम्स को और आपको ईमेल्स आती हैं जो भी पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज आप पब्लिश होती है कहीं पे भी दुनिया में। तो हमने वो सब्सक्राइब किया हुआ था और वहाँ पे अपने जो भी आपकी फील्ड मास्टर्स में तो आपको क्लियर हो जाता है कि आप इस पे रिसर्च कर रहे हो। तो आपने अपने फील्ड से रिलेटेड वही आपने ईमेल्स आएंगी, सिर्फ आपने एक रिसर्च स्टेटमेंट वहाँ देनी होती है और अपनी एक इनिशियली तो सिर्फ रिसर्च स्टेटमेंट और एक ईमेल करनी होती है प्रोफेसर को, और वो फिर आपका इंटरव्यू करते हैं ऑनलाइन। और फिर वो इंटरव्यू जब आपका क्लियर होता है तो उसके बाद स्वीडन में सबसे आसानी ये है कि जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है और पीएचडी क्योंकि एक जॉब है यहाँ पे, उसको एम्प्लॉई समझते हैं, तो वो आपका पूरा प्रोसेस जो आपका वीज़ा और जितना प्रोसेस है वो सारा वो खुद हैंडल करते हैं। इवन कि वो आपको एक इमिग्रेशन का एक बंदा होता है, वो आपको असाइन हो जाता है, आप उसे अपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स सेंड करते हो और वो अपने खुद ही सारा प्रोसेस कंप्लीट करता है और हमें सिर्फ एक ईमेल आती है कि आपका वीज़ा क्लियर हो गया, आपने सिर्फ जाना है किसी भी एम्बेसी, और वो बहुत इजी हो जाता है ये काम। और सिर्फ पहले अपॉर्चुनिटी सिर्फ जब हमारा एडमिशन हुआ यहाँ पे सिर्फ एक पोजीशन थी और सिर्फ मेरा एडमिशन हुआ था। और ये लोग इतना भी एकोमोडेटिंग है कि मैंने उन्हें कहा, क्योंकि मैं तो बहुत डरी हुई थी कि मैं अकेली नहीं जा सकती अब, क्योंकि टर्की में तो फसी के साथ गई थी। तो लेकिन मैंने जब उन्हें बताया तो वो इतने एकोमोडेटिंग है, उन्होंने फसी के लिए एक पोजीशन क्रिएट की ताकि मैं इजीली एकोमोडेट कर सकूँ यहाँ पे। तो यहाँ के लोग इस कदर आपके साथ हेल्प करते हैं लड़कियों के लिए एटलीस्ट। इवन कि मुझे थोड़ा पहले आना पड़ा था यहाँ पे क्योंकि फंसी की पोजीशन थोड़ी सी 2 महीने लेट थी।
लेकिन कोई मुझे मसला नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई इस सिस्टम में। इस टॉपिक पे आप कुछ ऐड करना चाहिए फसी? मैं बस यही कहूंगा कि अगर किसी ने पीएचडी परस्यू करनी है तो आई वुड से कि जस्ट इस तरह के जो फोरम्स होते हैं या न्यूज़लेटर होते हैं, मिसाल के तौर पे अभी जिस तरह मोमिना ने बताया, ई रोबोटिक्स वर्ल्ड वाइड है, ईयू रोबोटिक्स है, एआई के फोरम्स हैं अगर फॉर इंस्टेंस आपने करना, इसी तरह फिजिक्स के भी फोरम्स होंगे फॉर श्योर, लेकिन मुझे उनके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, बायोलॉजी के भी, मतलब हर चीज के होते हैं। इन फोरम्स का फायदा ये होता है कि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी, डिफरेंट वर्ल्ड में डिफरेंट जो प्रोफेसर्स होते हैं, जहाँ पर भी इवन इंडस्ट्री रिलेटेड आपको जॉब्स या आपको स्टूडेंट्स चाहिए, मतलब पीएचडी स्टूडेंट्स चाहिए, रिसर्चर्स चाहिए, इवन आपको लेक्चरर्स चाहिए या प्रोफेसर्स चाहिए, वो सारी की सारी जॉब्स उधर पोस्टिंग होती हैं। तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप हर रोज अपनी, मतलब इट्स नथिंग, आपने हर रोज उठना है, आपने देखना है कि हाँ भाई जॉब्स की इतनी इतनी आई हैं, आपने सिर्फ उनको देखी जाना है, और जो जो आपको चीज पसंद है, मिसाल के तौर पे मेरा इंटरेस्ट अगर मशीन लर्निंग साइड पे है या एआई साइड पे है या रोबोटिक्स साइड पे है, तो मैं उस बेस पे जो जॉब है मैं देखूंगा, अपनी रिक्वायरमेंट देखूंगा, अगर मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो उनके अकॉर्डिंग है तो मैं अप्लाई कर दूंगा, दैट्स इट। और एक चीज जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, मतलब रिजेक्शन इज वेरी कॉमन, सीरियसली, यानी कि इससे डरने की कोई बात नहीं होती कि वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि कोई मैच नहीं कर रहा तो वो अप्लाई नहीं करेंगे, जस्ट गो फॉर इट, इट्स नथिंग, मतलब वो वर्स्ट केस क्या हो जाएगा कि वो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं करेंगे, इट्स नॉट योर, मतलब इसमें आपका कोई लॉस नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक स्टेटमेंट पड़ी है, आपने उस पोजीशन के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजिंग की है, सीवी ऑलरेडी आपकी बनी होती है, वो आपने बस 2-3 चीजें आपने भेजी हैं, अगर तो आपको वो पसंद आ गया है, मतलब उनको आपका प्रोफाइल पसंद आ गया, वो जस्ट आपको इंटरव्यू की कॉल करेंगे। और इंटरव्यू जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम दोनों ने काफी मतलब आई थिंक 4-5 इंटरव्यू दिए, मतलब फ्रांस में भी दिया था, स्वीडन में भी, फिनलैंड में भी दिया था, तो वो इतना मुश्किल नहीं होता, यानी कि आई वुड से कि वो नॉर्मली वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं आपको, जस्ट बिकॉज के उन्होंने प्रोफाइल आपका पहले देख ही लिया होता है, अनलेस कि आप झूठ ना बोलें, वो मत करिए, क्योंकि जो जो सच है सिंपल बता दे, और आपको मतलब इतनी ज्यादा जॉब्स होती हैं, आपको कोई ना कोई मिल जाती है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि वेट, मतलब हमने जब मास्टर्स की तो उसके बाद आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल के बाद हमारा पीएचडी में हुआ था। एक्चुअली हम ब्रेक भी लेना चाह रहे थे, एक तो रीजन वो भी थी, और दूसरा ये कि साथ साथ जब आप अप्लाई करते तो इस प्रोसीजर में आपको इजीली 1 ईयर कुछ भी नहीं है, और आई वुड से कि इसमें कोई आपका ज्यादा नहीं जाता, आप इसके साथ साथ कोई अपनी साइड एक्टिविटीज कर सकते हो, और आप अप्लाई कर लो या कोई जॉब शॉप कर लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये वेस्ट नहीं होता टाइम, लेकिन टाइम जरूर लगता है इन चीजों के लिए। दैट्स इट। वो फसी की बात को सिर्फ एक्सटेंड करने के लिए कि एक तो चीज़ कि हम जैसा कि हम अक्सर बताते हैं अपने चैनल पे भी कि हमारी एक वेबसाइट है, तो हम क्या करेंगे कि हम फसी, मोमिना और भी दोस्त और हम खुद भी जिन जिन फोरम से हमें पता है, हम उन फोरम की डिटेल वहाँ पे ब्लॉग की सूरत में डाल देंगे, ताकि मुख्तलिफ एरियाज के लोग अपने अपने रेलिवेंट फोरम वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करें। तो ये एक तरह से हेल्प हो जाएगी। हम एरिया वाइज या फैकल्टी वो कह लें कि डोमेन वाइज हम उन चीज़ों को लिस्ट कर देंगे। तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट इस spinfluencers.com उसके ऊपर देखें तो वहाँ पे आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि वो फसी ने कहा कि रिजेक्शन से नहीं घबराना। मेरा ख्याल है कि हर एक रिजेक्शन आपको बेहतर इंसान बना देती है। तो इकबाल ने भी कहा था कि वो तंदी आबादी मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो इसलिए इंकरेजमेंट है इसके अंदर कि अगर आप रिजेक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स आपने अपने अंदर कोई एक खामी ढूंढी है या किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया, आप उस पर वर्कआउट करें, आप उसको इम्प्रूव करें और आप आगे चलें। यानी ये मैं एक एग्जांपल इस पे ऐड भी करना चाहूंगा, यानी ये जिस पोजीशन पे आज हम दोनों काम कर रहे हैं ना, आप मतलब सीरियसली इसके अलावा हमने जिन पोजीशंस पे अप्लाई किया था, हमें लग रहा था कि वहां से हमें कॉल आ जाएगी, उधर से कॉल नहीं है, और ये वाली जो थी ये लीस्ट एक्सपेक्टेड थी, वन ऑफ द लीस्ट एक्सपेक्टेड, और यहाँ से कॉल आ गई। तो आई वुड से जस्ट गो फॉर इट, यानी अप्लाई कर दें। यानी पहले मोमिना की कॉल आ गई जब इसका इंटरव्यू हुआ है,
तो उसके बाद उन्होंने ये भी मतलब इसने मेंशन किया था कि मेरे हस्बैंड ने भी अप्लाई किया। तो इनके इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मेरी एप्लीकेशंस देखी, उन्होंने कहा था ये तो बिल्कुल सेम की सेम है। तो जब उन्होंने प्रोफाइल देखा मेरा भी, तो उन्होंने ये देख लिया कि भाई ये बंदा भी है, तो हमें तो इस तरह के बंदे चाहिए। तो ऑटोमेटिकली उन्होंने मेरे लिए एक पीएचडी पोजीशन खोल ली। तो अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, यू जस्ट नीड टू वेट और अप्लाई करते रहो, मतलब डिसहार्ट नहीं होना, बस कोशिश जारी रखें। अच्छा, पीएचडी अप्लाई करने के लिए आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए, ये मेंशन कर दें स्वीडन में। पीएचडी मतलब किस हवाले से, जो आपने मतलब जब पीएचडी पोजीशन के लिए अप्लाई किया इधर, हाँ, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए और उसके बारे में आपकी क्या एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को स्पेशली प्रिपेयर करें, उस पे खास फोकस करें, या यूं आप कह लें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट किए थे उनमें से आप क्या एडवाइस करते हैं कि वो ज्यादा उनका इफेक्टर है या उनका सबसे इम्पोर्टेंट है रिसर्च स्टेटमेंट, खास तौर पे अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं। क्योंकि फॉर इंस्टेंस अगर तो आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं ना, तो फिर तो वो थोड़े लीनिएंट होते हैं, क्योंकि वो इतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको बहुत ज्यादा चीजों के बारे में पता है, लेकिन आपको जनरल नॉलेज हो तो दैट्स गुड। मतलब कि जब आप एक मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप चीजों के बारे में बताते हो कि हाँ मैं इस चीज में काम करना चाहता हूँ, लेकिन वो इतना डीप में नहीं एक्सपेक्ट करते आपसे। लेकिन जब आप पीएचडी की बात करते हैं ना, पीएचडी में वो एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास कोई आइडिया होना चाहिए, या एटलीस्ट जिस चीज में वो काम कर रहे हैं आप उस चीज में उनके लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, यानी आपको इस चीज में इंटरेस्ट है तो आप क्या कंट्रीब्यूशन उनको दे सकते हो। मतलब थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ता है, मतलब इट्स समवट डिफरेंट कंपेयर्ड टू मास्टर्स आई वुड से। तो बस ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो क्या आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो उस फील्ड के अंदर के नहीं, और खासतौर पे उनके हवाले से क्या आप उनको क्या दे सकते हो। और दूसरा अपनी जो जनरल मतलब कि उस फील्ड से रिलेटेड आपकी जो जनरल स्किल्स होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर्स का पता है जिन पे आपका काफी ज्यादा हाथ सेट है, या फिजिकल हार्डवेयर, फॉर इंस्टेंस मेरा रोबोटिक्स में था तो मैंने कुछ रोबोट्स पे काम किया हुआ है, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की चीजें जो उस चीज से रेलिवेंट है ना, उन चीजों पे ज्यादा एम्फेसिस होना चाहिए इस रिसर्च स्टेटमेंट में। और फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक होती है कि रिसर्च स्टेट में आप मतलब आगे करना क्या चाहते हो। मतलब कि फॉर इंस्टेंस आपको ये सवाल बड़ा कॉमन होता है कि 5 इयर्स के बाद आप अपने आप को क्या देख के कहाँ देखते हैं इंडस्ट्री के अंदर। मतलब वहां तो शायद इतना मतलब ना हो इम्पोर्टेंट, लेकिन आई थिंक एकेडमिया में खासतौर पे ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो कितना परस्यू करना चाहता है, यानी इस फील्ड के बारे में कितना जानता है और किस तरह परस्यू को मतलब लेके जाना चाहता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सीवी है, सीवी तो मतलब ट्राई टू बी प्रोफेशनल। मतलब वो मैंने अक्सर लोगों की सीवियां देखी हैं, वो मतलब इधर इधर से वो फूल आ रहे हैं, वो मतलब इस तरह की चीजें होती हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्राई टू बी प्रोफेशनल, सिंपल बनाएं और टू द पॉइंट बनाएं, जो चीज इम्पोर्टेंट है वो चीज मेंशन करें, ज्यादा उधर उधर की मारने की जरूरत नहीं है। और इम्पोर्टेंट चीज ज्यादा रिसर्च स्टेटमेंट है, मतलब आई वुड से। और आपका एक और इसके बाद लास्ट चीज आपकी हाँ ग्रेड्स होते हैं, यानी वो देखते हैं कि आपने कौन से कोर्सेज लिए हुए हैं। यानी ये कहा जाता है कि जीपीए मैटर नहीं करता पाकिस्तान में, बिल्कुल गलत है। अगर आपने खास तौर पे एकेडमिया में जाना है, मतलब मुझे नहीं लगता ये ट्रू है। अगर आपका सीजीपीए 3 से नीचे है या इससे है तो इट्स हार्ड फॉर यू टू यू नो गो फॉर हायर स्टडीज एट लीस्ट। तो just try to maintain a decent GPA at least। इसमें अगर मोमना कुछ ऐड करना चाहें। मुझे जितना याद पड़ रहा है, हमने एक कवर लेटर बनाया था, एक सीवी थी, साथ आपकी ग्रेड शीट थी जो मार्कशीट होगी आपकी सबांजी की भी और इवन की बैचलर्स की भी। और अगर पब्लिकेशंस है आपकी तो वो आप अपनी सीवी में रेफरेंसेस डालें, और हो सकता है वो मास्टर्स थीसिस आपका मांगे, अगर वो आपका कंटिन्यूएशन है, अगर आपकी मास्टर्स के प्रोजेक्ट की पीएचडी में, तो वो आपसे मास्टर्स थीसिस मांगते हैं। वो आपकी राइटिंग स्किल्स देखते हैं कि आपने कैसे लिखा है। पब्लिकेशंस हो तो वो अच्छा है, वो भी आप उन्हें सेंड कर सकते हैं, और साथ रिसर्च स्टेटमेंट। सिर्फ यही चीज़ें इन्होंने प्रोफेसर्स ने मांगी थी। उसके आगे इन पीएचडी में यूनिवर्सिटी से हमारा इतना कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। वो प्रोफेसर्स ही आगे डील करते हैं, वो यूनिवर्सिटी से परमिशन देते हैं कि हम इस बच्चे को हायर कर रहे हैं, और आगे जो भी प्रोसेस है वो प्रोफेसर डील करता है। उसमें आपको ना मुझसे टॉफल ना आइल्स
मांगा क्योंकि मेरे ख्याल से हम सबांजी में इंग्लिश में पढ़ रहे थे, तो मेरे ख्याल से उनको इसकी जरूरत नहीं थी कि हमारी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्या है। तो थैंक यू। एक चीज सिर्फ ऐड कर लूँ व्यूअर्स के लिए कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स में पढ़ा है पाकिस्तान से, तो उनको इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम्पशन है स्वीडन के अंदर। तो आप क्योंकि बैचलर पाकिस्तान से इंजीनियरिंग में करके आ रहे थे, ऑफ कोर्स आपकी एजुकेशन थी, बट अगर ना भी होती तब भी आप एग्जाम्पल थे फॉर बीइंग पाकिस्तानी अंडर दिस क्राइटेरिया। और इसके लिए भी हमने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो सीरीज की है, तो अगर किसी को भी मजीद इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वो फिर वो स्टेप बाय स्टेप देख लेता है कि हर प्रोग्राम के लिए हम उसको कैसे, और लिंक भी हम शेयर कर देंगे। तो जी कंटिन्यू करें। तो अच्छा चलें, अगर आपने ये तो ख़त्म कर लिया, एक चीज़ इसमें फिर मैं आपसे पूछूंगा कि जो हमारा यहाँ स्वीडन में हम जब PhD कर रहे होते हैं, तो हम लोगों ने तो किया 5-6 साल पहले, अब पुरानी होगी PhD, आपकी नई PhD है, दोबारा कर ली। एग्जैक्टली। तो उसमें अभी कैसा है वर्क लाइफ बैलेंस, कैसा है? आप लोगों को मजा आ रहा है, बहुत टफ फील हो रहा है, कैसा आप फील करते हैं? तो वन बाय वन आप दोनों बता। पहले मैं शुरू करती हूँ। तो मुझे टर्की से मैं कंपेयर करूंगी ज्यादा, क्योंकि टर्की में प्योर US बेस्ड एजुकेशन है। मुझे लगता है थोड़ा सा प्रोफेसर के साथ आपने कम्युनिकेट भी करना है तो प्रोफेसर लिखना है, हेलो मतलब डियर प्रोफेसर, बहुत तरह फॉर्मल किस्म का आपका कम्युनिकेशन होता है। इवन US में भी यही है। लेकिन जब आप स्वीडन में आते हो, जब मैंने शुरू में आई, मैं सारी ईमेल्स में लिख रही थी प्रोफेसर, हेलो प्रोफेसर। इवन मेरा प्रोफेसर मुझे ट्रेन स्टेशन पे लेने आया था क्योंकि मैं अकेली आ रही थी, तो यहाँ तक कि मुझे मेरी हेल्प की उन्होंने। तो उसने मुझे पहले दिन ही कहा कि आपको प्रोफेसर कहने की जरूरत नहीं है, आप मुझे अपने नाम से बुलाएं। और जब आप नाम से आप प्रोफेसर को बुलाते हैं ना, वो एक आपका एक लेवल ऑफ कंफर्ट आपका बढ़ जाता है। मैं अब मतलब अपने प्रोफेसर से मैं टर्की में इस तरह नहीं बात कर सकती थी जिस तरह, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे 1000 दफा सोचना पड़ता था मैं ये प्रॉब्लम डिस्कस करूं उससे या ना करूं, क्या रिएक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि वो हायरार्की फील नहीं होती आपको कि आपका ये प्रोफेसर है, आप कॉलीग होते हो उसके, आप उसे डायरेक्ट नेम से बुलाते हो, जो कि शुरू में मुझे लगता है क्या बदतमीजी है, लेकिन मुझे लगता है इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आपका कम्युनिकेशन आपकी बहुत बेहतर होती है। और यहाँ पे मुझे लगता है मतलब अब सबसे अच्छी मुझे यहाँ पे चीज लगती है फीका के आप वर्क के मतलब यूनिवर्सिटी में काम करें, 3 बजे आप बिल्कुल फ्री होके और अपने प्रोफेसर से पढ़ाई के अलावा बात करें। मैंने टर्की में कभी अपने प्रोफेसर से पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं की। इवन वो लंच पे अगर आ जाते थे तो मुझसे खाना नहीं खाया जाता था कि मैं अब लंच में इनसे क्या बात करूं। तो लेकिन यहाँ पे इतना है कि आपको आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है और आपकी घर की लाइफ ये बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती। आपको 9 to 5 जॉब करनी है, उसके बाद आपको ना उनकी ईमेल आएगी, ना आपसे वो कुछ मांगेंगे कि आपने काम कोई करना है। 5 बजे के बाद कभी ईमेल नहीं आती। टर्की में जब मैं थी तब हमें रात को 1 बजे भी प्रोफेसर की ईमेल आती थी, और बाकायदा मुझे डिप्रेशन होना शुरू हो गया था कि रात को 1 बजे आप प्रोफेसर की ईमेल आ रही है। और मतलब यहाँ पे जो है ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ काफी सेपरेट रहती है आपकी पर्सनल लाइफ से, और मुझे लगा कि यहाँ पे ज्यादा सुकून है इवन पाकिस्तान की निस्बत भी यहाँ पे। और उससे मुझे अंदाजा हुआ कि हम जो खपते हैं इतना, हमें होता था हार्ड वर्क करो और फिर हम बड़े अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे। लेकिन सुकून से आप आराम से भी पढ़ सकते हो, इसके लिए जरूरी नहीं कि आपने खपना ही है या कुछ मतलब पागलों की तरह पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे सुकून से, और मुझे लगता है मैं यहाँ ज्यादा प्रोडक्टिव हूँ निस्बतन वहाँ टर्की या पाकिस्तान के। वहाँ पे एक डर में आप काम करते थे, यहाँ पे आप सोचते हो सच में रिसर्च में जो एक्चुअल मकसद है रिसर्च का, कि आप कुछ सोचो, फ्री माइंड हो कि आप कोई सजेशन दे सकते हो प्रोफेसर को, और अपनी रिसर्च को मतलब प्रोफेसर आपको गाइड नहीं कर रहा होता, फोर्स नहीं कर रहा होता, आप अपनी रिसर्च अपने हिसाब से आगे बढ़ा सकते हो। तो मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है टर्की और पाकिस्तान दोनों से। तो फसी अभी मोमना ने बोला है कि स्वीडन में सुकून है, इमरान खान ने कहा था कब्र में सुकून है। आप क्या कहते हैं? इमरान खान का तो पता नहीं, लेकिन मैं इस बात से जरूर एग्री करूंगा यहाँ पर काफी ज्यादा सुकून है। मतलब ये नहीं कोई आपकी लाइफ में इस तरह इंटरफेयर नहीं करता। फिर दूसरा, जिस तरह मोमिना ने बताया कि 9 to 5 आपका काम है, और उसके बाद आप मतलब ये
मतलब सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो मिक्सचर है एक प्रोफेशनल जॉब का, और साथ साथ आप अपने एकेडेमिया में भी काम कर रहे हो। और फिर वीकेंड्स है वो कोई मतलब आपके जो आपके एडवाइजर्स होते हैं या कोलीग्स होते हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपने वीकेंड्स पे काम करना है, यहाँ पर कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। हालांकि मुझे अच्छे तरीके से याद है जब मैं पाकिस्तान में होता था तो, या स्कूल लाइफ में होता था या कॉलेज लाइफ में, तो वीकेंड्स का मतलब ये होता था कि मंडे को एक मेरा टेस्ट होगा, मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। ये चीजें मतलब तब हम करते थे और तब मतलब हमें ये चीजें नॉर्मल लगती थी, लेकिन जब आप यहाँ पर आके देखते हो ना कि ये लोग किस तरह कर रहे हैं और इनके काम भी हो रहे हैं और ये हमसे ज्यादा काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे जो फर्क महसूस हुआ था ना वो ये होता है कि ये ना स्मार्ट वर्क करते हैं इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। ये मैंने बड़ी मुश्किल से जाके चीज सीखी थी। मैंने भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग मतलब करता रहा हूँ, मतलब शुरू से ही आदत है। अब मैं बदलने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि काम करने से पहले ये सोचना चाहिए कि काम कर क्या रहे हैं आप। मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुंध लगे रहे हो, मतलब जिस तरह पाकिस्तान में आदत होती है, एक दफा पढ़ लिया है, दोबारा से पढ़ेंगे, रिवाइज करी जाएंगे उसको। मतलब ये चीजें ये सही नहीं है। यहाँ पर आके रियलाइज होता है, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये इनका एक काम होता है, ये वो काम करते हैं और उसको साइड पे लगा देते हैं, दैट्स इट। और कोई भी आपके पीछे ना वो क्या कहते हैं ना, वो डंडा लेके फिर नहीं रहा होता कि ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। यहाँ पर ये कोई मसला नहीं है। मतलब अब हम लोग वास्प के स्टूडेंट है, वास्प इनका स्टूडेंट का एक इदारा है जो मतलब ये फंड देता है ना, फंडिंग वगैरह देता है, और भी इनके काम है वॉलंटियर जो। तो मैंने पिछले दिनों ना ये कोर्स लिया था, उस दिन मुझे पता चला था कि हमारे डिपार्टमेंट का सिर्फ एक हेड है, जो कि डिपार्टमेंट का सिर्फ हेड है, और उसके अलावा बाकी सारे कोलीग्स हैं। यानी मेरे जो एडवाइजर हैं वो भी मेरा कोलीग है। यानी मुझे कोई, मैं फॉर्मली ऑब्लिगेटेड नहीं हूँ उनको प्रोफेसर कहने के या किसी और के। मैं उनको, हालांकि वो 45 इयर्स के हैं या 50s के भी हैं, कुछ 60s के भी हैं, पर मैं उनको फर्स्ट नेम से बुलाता हूँ। और मतलब यहाँ पर सबसे बड़ा मुझे जो फायदा कम से कम मेरे जैसे बंदे के लिए हुआ कि मेरे बहुत सारे ऐसे सवाल होते थे जो मैं टीचर से नहीं कर पाता था, जस्ट बिकॉज कि यार टीचर क्या सोचेगा, फिर वो प्रोफेसर वो ये ना कह दे कि इट्स अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन, या ये आपको ये नहीं पता, वो नहीं पता। यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है। कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको ये चीजें आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो वो इनकरेज करते हैं, ठीक है सीख लो, कोई बात नहीं, जिंदगी सीखने के लिए है। तो ये चीज सबसे अच्छी है। और मैंने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस किया है कि टर्की में मैं 7 दिन मतलब हफ्ते में, मैं आई एम नॉट इवन किडिंग, मैं इतनी ज्यादा काम करता था कि मुझे सैटरडे संडे का मतलब ही नहीं था पता। मैं सैटरडे को भी काम कर रहा था, संडे को भी काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं 5 डेज काम करता हूँ जो मेरा सुबह से लेकर शाम तक होता है, और मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हूँ। मतलब मैंने आई थिंक मैं मार्च में, मतलब मैंने साल के स्टार्ट में शुरू किया था, यानी 2020 के। तो मैंने इतनी चीजें सीख ली है उस दौरान जितनी मैंने शायद टर्की में या वहां पर, जस्ट बिकॉज कि मैं उस तरह की लाइफस्टाइल में गुजरा, मतलब वो चीजें मैंने 1.5 साल या पता नहीं कितने 2 सालों में सीखी थी जो मैंने यहाँ पर इतनी जल्दी सीख ली है। तो पता नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट आप फील करते हो मेरा ख्याल। सही। अभी हमारे पास थोड़े मिनट रह गए हैं और अभी हमने ना 2 चीज़ें और डिस्कस करनी है। एक तो हम एंड पे करेंगे थोड़ा सा कंपैरिजन टर्की और स्वीडन का, लेकिन उससे पहले कि हम उस टॉपिक पे जाएं, मैं अगेन मोमिना की तरफ जाऊंगा और वही क्वेश्चन पूछूंगा जो पहले पूछा था टर्की से मुताल्लिक, बीइंग फीमेल। अब अभी सेम क्वेश्चन स्वीडन के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा प्रोफेसर मुझे ट्रेन स्टेशन तक लेने आया था और मैं अकेली आ रही थी। मतलब मुझे नहीं बिलीव था कि मैं अकेली जा सकती हूँ, क्योंकि मैं टर्की में फंसी के साथ गई थी। यहाँ पे मुझे 1 महीना पहले जाना था, और जब मैं यहाँ पहुंची हूँ वो मुझे ट्रेन स्टेशन से लेकर उन्होंने मुझे मतलब जो गेस्ट हाउस का रेंज है वो यूनिवर्सिटी कर देती है आपके लिए, अगर आपको नहीं मिला, क्योंकि लुंथ में थोड़ा सा ये एकोमोडेशन का इशू है कि बड़ा मुश्किल से आपको घर मिलता है। तो शुरू में मुझे गेस्ट हाउस में रहना पड़ा था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव था उस वक्त, लेकिन आपको मिल जाती है उसके बाद एकोमोडेशन। तो गेस्ट हाउस तक उन्होंने लेकर आना, गेस्ट हाउस की कीज, क्योंकि मैं संडे को पहुंची थी, वो सारी मतलब सारा कोलैबोरेट करते हैं आपके साथ, आपको कोई परेशानी नहीं होती यहाँ पे आके। इवन लड़कियों के लिए मुझे लगा बहुत बहुत ही अच्छी एनवायरनमेंट है, बुरी नहीं है। और फिर अगेन मैं यहाँ पे फिर से अकेली एक लड़की हूँ, मुझे कंप्यूटर साइंस में मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान में फिर भी मुझे लड़कियां दे, या तो पीएचडी, शायद पीएचडी में नहीं होती, या मैं अकेली लड़की हूँ। लेकिन मुझे कभी फील नहीं होने दिया किसी ने कि
मैं डिफरेंट हूँ, या जिस तरह पाकिस्तान में कभी कभार होता है कि प्रोफेसर्स या आपके कोलीग्स, मैं जॉब भी करती थी तो लड़कियों को थोड़ा सा आप वो साइड लाइन लगा के रखते हैं कि इनको तो बस ऐसे काम चलाओ ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलती है, आपको प्रोफेशनली रिस्पेक्ट मिलती है कि ये बंदा इसी केपेबल है तो यहाँ पहुंचा है, जरूरी नहीं कि वो लड़की है तो आप उसके, तो ऐसी कोई मसला नहीं है लड़की के लिए, बल्कि मुझे तो लगता है बहुत बेहतर है कि आप लड़की हो यहाँ पे मुझे तो एडवांटेज ही लगता है। एक्चुअली मैं बस एक चीज कहूंगा, मुझे ये चीज अभी याद आई है जब आपने ये सवाल पूछा ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ ना तो ये एप्लीकेशन मतलब ये जब ये जॉब का आया था ना न्यूज, जो भी मतलब इन्होंने जब ये जॉब पोस्ट की थी तो वहां पर नीचे लिखा हुआ था कि फीमेल एप्लीकेंट्स को वो ज्यादा फेवर देंगे। तो ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि एक्चुअली मैंने जो यहाँ पर फील किया है ना, और मतलब जो मैंने मतलब जितना मेरा अरसा यहाँ पर एक्सपीरियंस है, यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स को ज्यादा एनकरेज करते हैं, मतलब आई थिंक उनके लिए ज्यादा इजी होता है गेटिंग एक्सेप्टेड रादर देन इफ यू आर अ मेल स्टूडेंट। तो ये मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल है एक्चुअली। अच्छा, और ये चीज सिर्फ पीएचडी में नहीं बल्कि हर कंपनी में, या बल्कि कह लें जिंदगी के हर शोबे में स्वीडन में बहुत इनकरेज की जाती है कि स्पेशली जो इंजीनियरिंग रिलेटेड एरियाज हैं वहाँ पे फीमेल्स को प्रायोरिटी दी जाए। उसकी वजह भी यही है कि बहुत कम फीमेल स्टूडेंट्स आती हैं इंजीनियरिंग में और उनसे बहुत कम आगे कैरियर परस्यू करती हैं उसी एरिया में, समटाइम वो अपना कैरियर चेंज कर लेती हैं। तो मैंने और डॉक्टर शाहिद ने मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है आफ्टर पीएचडी और ड्यूरिंग पीएचडी यूनिवर्सिटी के अंदर हमने काफ़ी साल गुजारे हैं, और हमने एक चीज़ कॉमन देखी है कि एज अ फीमेल स्टूडेंट बीइंग एन इंजीनियर ये एक प्रिविलेज है यहाँ पर। आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो मेरा ख्याल है इस पार्ट को हम यहाँ पे खत्म करते हैं और हम वापस एक बार फिर चलते हैं तुर्की की तरफ। ब्रीफली उसको कुछ मिनट देंगे क्योंकि आप यहाँ पे तो पीएचडी कर रहे हैं, हम यहाँ की जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात नहीं करते, लेकिन आप तुर्की में रह के आ चुके हैं और आपने कहा एक साल बीच में आपको रफली वेट भी करना पड़ा पीएचडी स्टार्ट करने और मास्टर के बीच। तो तुर्की में जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं इंजीनियर्स के लिए कि अगर वो मास्टर्स करने वहाँ जाते हैं तो कितना आसान होगा उनके लिए वहाँ पर जॉब तलाश करना? तुर्की में आई थिंक जब आप जाते हो, अगर आप लैंग्वेज थोड़ी सी बेसिक सीख लेते हो तो आप जॉब अपॉर्चुनिटी की मतलब ज़्यादा इजी हो जाती है, क्योंकि अगर कंपनी इंटरनेशनल नहीं है तो वो टर्किश लैंग्वेज में ही मतलब आपस में उनकी कम्युनिकेशन है, तो वो लैंग्वेज थोड़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ जॉब करने के लिए। लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी है इंग्लिश में भी आपका काम चल जाता है बस। और अपॉर्चुनिटीज़ तो इंजीनियर्स के लिए टर्की में भी बहुत ज़्यादा हैं जॉब करने के लिए अगर आप वहाँ करना चाहते हो, और आई थिंक सैलरीज भी बहुत बेहतर हैं वहाँ पे, और जैसा कि मैंने बताया कि एनवायरनमेंट भी उसका काफ़ी अच्छा है। फसी आई थिंक बेहतर बताएंगे जॉब्स के लिए अगर मेरा पर्सनली ख्याल है कि स्वीडन में ज़्यादा अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। इसके एक सिंपल रीज़न भी है, एक तो स्वीडन की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है और यहाँ पर मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ास तौर पे अगर आपके पास स्किल है ना तो यहाँ पर आपको बहुत इजीली जॉब मिल जाती है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है और जो मैंने लोगों से बात भी की है। टर्की में ये चीज़ प्रॉब्लम है क्योंकि ख़ास तौर पे अगर आप इस्तांबुल में रह रहे हो ना, इस्तांबुल में आपको हर शोबे से रिलेटेड आपको लोग मिल जाएंगे। इस्तांबुल इस तरह समझ लें जिस तरह आप पाकिस्तान में लाहौर या कराची है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं जहाँ पर छोटे शहर से सारे लोग जाते हैं और सारे लोग वहाँ पर काम करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर जॉब ढूंढना इज कंपैरेटिवली लेट्स से हार्ड कंपेयर्ड टू स्वीडन। पहली बात। दूसरा, वहाँ पर लैंग्वेज का कंस्ट्रेंट बहुत बड़ा है। लैंग्वेज आपको कम आनी चाहिए, यानी एटलीस्ट बेसिक्स, क्योंकि जॉब के अंदर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो कलीग्स हैं उनसे इंटरेक्ट करते हो तो आपको टर्किश ही आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो उनका प्रॉब्लम है ना वो यही है कि मतलब लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और आपका मतलब जॉब्स के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे होते हैं उसके अंदर, और फिर ज़रूरी भी नहीं है कि आप जिस चीज़ में काम कर रहे हो आप उस हवाले से ही आपको जॉब मिल जाए। तो ये कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, यानी आपको ढूंढना पड़ता है
टर्की के अंदर, लेकिन स्वीडन में जितना मैंने देखा है और अपने कोलीग से बात की है या तैमूर भाई से बात की है अभी पहले कुछ वीक पहले, तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि यहाँ पर काफी मतलब रिलेटिवली इट्स इजियर कंपेयर टू टर्की। वेरी गुड। और इसी चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट्स के लिए मेरा ख्याल है एक रास्ता बन जाएगा कि अगर जो पाकिस्तान से बैचलर्स करके वो लेट्स से स्वीडन आना चाहते हैं और स्वीडन के लिए भी उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने हैं और स्वीडन में फी भी है, तो इन केस के अगर उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता और वो स्वीडन में फी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर उस सूरत में मेरा ख्याल है कि उनके लिए तुर्की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अब कह लें कि मिडवे, वो जैसे शायद आपने कहा था कि हम तो स्टॉप ओवर करते हैं 3-4 घंटे का, लेकिन वो 2 साल का स्टॉप ओवर कर लें, तो ये अपॉर्चुनिटी होगी। और इसमें आई थिंक कि हम सब चारों बंदे इस चीज़ पे एग्री करेंगे कि उन्हें अगर स्वीडन में अप्लाई करते हैं उसके साथ पैरेलल में टर्की में भी अप्लाई करते हैं कि वहाँ पर अगर वो पढ़ के फिर यूरोप में आ जाएं, तो मेरा ख्याल है कोई बड़ा इशू नहीं है कि 2 साल गुजरते पता नहीं चलता। आप मेहनत करें और आगे अपॉर्चुनिटीज आपके पास काफ़ी होंगी। अच्छा, टर्की में भी पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज हैं, आपने वो ट्राई की थी या अगर आप उनको कंपेयर करना चाहेंगे यहाँ की पीएचडी से? हाँ, टर्की में भी पीएचडी की अपॉर्चुनिटी है, बल्कि हमारे प्रोफेसर ने हमें कहा था कि वहीं पीएचडी कर लो। हम थोड़ा सा अपनी फील्ड चेंज करना चाह रहे थे, थोड़ा सा मतलब एक जगह पे आप एक दफा सीख रहे होते हो, फिर आ जाता है एक वक्त कि आप थोड़ा सा कहते हो कि सेम चीज अब दोबारा कंटिन्यू नहीं मैं करना चाहती। लेकिन पीएचडी वहां पर भी अच्छी है, ये नहीं है, लेकिन जाहिर है सैलरीज मुझे लगता है स्वीडन में ज्यादा बेहतर है क्योंकि आप एम्प्लॉय हो एक तरह से। टर्की में पीएचडी की एम्प्लॉय वैसे सैलरी काफ़ी है, वहाँ तक के लिए काफ़ी है, लेकिन उनकी पीएचडी फिर 5 साल की है, उनके कोर्सेज हैं, उनका एक क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम देना होता है दरमियान में, मतलब ग्रेजुएट करने से पहले आपने एक एग्ज़ाम है प्रॉपर जो आपने कोर्सेज लिए हैं। अगर आपने मैकाट्रॉनिक्स में सपोज करना है तो आपको बेसिक कोर्सेज का एक एग्ज़ाम है जो कि देकर फिर आप रिसर्च पब्लिकेशन करते हो। जिस तरह मैं आई थिंक यूएस में भी शायद कुछ इसी तरह यूएस के पाकिस्तान ये कॉमन है, आपको कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम देने के बाद आपकी रिसर्च वर्क स्टार्ट होता है। हाँ, वो मेरा कॉमन यही है। लेकिन पीएचडी वहाँ पर भी मतलब बुरी नहीं है, मुझे लगता है प्रोफेसर्स वहाँ पे भी क्वालिफाइड थे। मेरे दोनों प्रोफेसर्स मेरे 2 सुपरवाइजर्स थे और दोनों अच्छे यूएस से पढ़े हुए, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए और अपनी फील्ड में वो एक नाम है। तो ये पीएचडी के लिए बुरी जगह नहीं है अगर मैं रिसर्च करना चाहूँ। हमने सिर्फ इसलिए चेंज किया था, हम थोड़ा सा अपनी फील्ड, अब मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आ गई हूँ। मैंने थोड़ा सा अपनी, क्योंकि मैं जिस फील्ड में काम करी थी मास्टर्स में, वो जॉब के लिए इतनी सूटेबल नहीं थी। मैं थोड़ा सा जॉब्स की तरफ जाना चाह रही थी, इसलिए मैंने अपनी फील्ड चेंज करने के लिए वहाँ पे अप्लाई किया। ऐसा आप अगर पाकिस्तान से कोई स्टूडेंट हमें देख रहा है और वो सोच रहा है कि वो टर्की जाए ना जाए, आप रिकमेंड करेंगे कि अगर मास्टर्स या पीएचडी की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दोनों जाना चाहिए जी। तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट था एक्चुअली। जो मास्टर्स में मैंने चीज सीखी थी, क्योंकि मैं अब जहाँ जिस फील्ड में अब मैं काम कर रहा हूँ वो सॉर्ट ऑफ उससे क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन क्लोजली रिलेटेड नहीं कह सकते कि उससे थोड़ी सी डाइवर्स कर जाती है, लेकिन ये नहीं है कि आप दोनों मिला के आगे काम नहीं कर सकते। तो मेरा मकसद था कि मैं चीजें एक्सप्लोर करूं, तो उस हिसाब से स्वीडन जो थी मेरी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। लेकिन टर्की इज नॉट द बैड ऑप्शन। मतलब मैं स्ट्रांगली ये बताऊंगा कि बहुत अच्छी ऑप्शन है, वहां पर क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं। हाँ, ज्यादा जो इशू आता है वो सैलरीज का आ जाता है वहां पर, क्योंकि अगर आप टर्की में ही रह रहे हो दैट्स फाइन, लेकिन आप टर्की से जब बाहर जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है। लेकिन स्वीडन में ये मसला नहीं, जस्ट बिकॉज के यूरो एक बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है, आई वुड से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी टू बी ऑनेस्ट। तो ये, लेकिन एक जो चीज है जो मैंने देखी है वो है, ये बतानी मेरे ख्याल जरूरी भी है, टर्की में जो यूएस बेस्ड सिस्टम है ना, वो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे लगता है कि वो बहुत हाई प्रेशर सिनेरियो होता है। यानी आपके जो प्रोफेसर से एडवाइजर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे आपके बॉस हैं।
मतलब बॉस का मतलब ये है कि वो आपको पुश करेंगे और वो समझेंगे कि जैसे ये काम आपको कहा है तो आपने ये करना है, जो मर्जी हो जाए। लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं है, और मेरे जैसे बंदे के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे फ्रीडम दी जाए कि मैं अपना काम खुद ही अपनी मर्जी से परस्यू कर सकूं। लेकिन वहां पर ये चीज नहीं थी, और एक्चुअली ये वन ऑफ द रीजंस थी जिस वजह से मैं वहां से उठ के इधर आया था कि यहाँ पर बिल्कुल फ्रीडम है। यानी अब पीएचडी में मैंने अपना टॉपिक खुद डिसाइड करना है कि मैंने किस साइड पे जाना है। इट्स अप टू मी कि मैंने खुद डिसाइड करना है। तो अगर तो आप लोग ये करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि आप अपनी परस्यू कर सकते हैं, सीरियसली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं स्वीडन में यहाँ पर। लेकिन अगर आपको स्टिल थोड़ा सा रिलायंट है कि आपको गाइडेंस चाहिए, मतलब वहाँ पर टर्की भी एक बुरा ऑप्शन नहीं है, मतलब जस्ट टू बी ऑनेस्ट। सही। अच्छा, एक चीज सिर्फ मैं खत्म करने से पहले पूछूंगा कि आपकी अर्तुगरुल गाजी से मुलाकात हुई? नहीं, लेकिन कई शूट्स मैंने देखी है टर्किश ड्रामों की, और इस तरह मतलब वो है, अच्छी जगह है टर्की। और यहाँ पे एक चीज मैंने जब देखी, वहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है। जब मैं इधर आई थी तब मुझे लगा यहाँ पे लोग कहाँ हैं। जब मैं एक तो मैं सर्दी में आई हूँ, मुझे लगा लाहौर में, तो अगर मैं लाहौर से हूँ पीछे से, तो मैं 2 बजे भी अगर घर से निकलूं तो सड़कें ऐसी खाली कभी भी नहीं मुझे दिखती। मुझे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस थी पाकिस्तान से। अब मुझे डर है कि मैं जब पाकिस्तान जाऊंगी मुझे ऐसा लगेगा शोर बचा हुआ है हर जगह, इतनी मुझे सुकून की आदत हो गई है। लेकिन टर्की में, इस्तांबुल में भी ऐसा ही है जैसे लाहौर है। स्वीडन में ना बाज़ का ऐसा होता है कि अगर आप बाहर निकलो ना तो आपको कोई बंदा नहीं दिखता, तो आप ऐसे समझते हो जिस तरह वो वॉकिंग डेड सीजन है ना, जिसमें ज़ॉम्बीज़ उठ के आ जाते हैं। तो आपको ऐसा कुछ जगह पे ऐसे महसूस होता है कि अभी ये दीवार के पीछे से या जंगल से ना ज़ॉम्बीज़ का झुंड आएगा और आप पे हमला कर देगा। मतलब इतना सुनसान है ये यहाँ पे। कोई नहीं आता, दरख्त ज्यादा है, लोग कम है, हर तरफ दरख्त ही दरख्त। अच्छा, अभी ना ये कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन ले लेते हैं। डॉक्टर तैमूर साहब, जरा आप हेल्प कीजिएगा इस मामले में। काइंडली इन्फॉर्म्ड अबाउट पीएचडी फिजिक्स इन स्वीडन, और काफी सारे डॉट्स। सर, इन डॉट्स को फिल करने के लिए शायद उन्होंने हमें कहा है। तो शाहिद खान साहब के लिए तो मैं यूँ कहूँगा कि फिजिक्स में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ या ग्रुप आप देख सकते हैं, उसमें अगर हम शुरू करें, अभी मैं बैठा हुआ हूँ लुंड सिटी में, लुंड यूनिवर्सिटी, वहाँ पे ये मोमना और फसी भी, यहाँ पे एक इदारा है मैक्स लैब, उस मैक्स 4 है, और उसके साथ है जो इनका ESS। तो अगर आप लुंड यूनिवर्सिटी मैक्स लैब या लुंड यूनिवर्सिटी ESS या लुंड यूनिवर्सिटी फिजिक्स डिपार्टमेंट सर्च करें, उसमें आपको आज भी अभी भी डजन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। तो आप देखें कि उनमें से कौन सी चीज़ आपके रेलिवेंट है, आप उसके लिए तैयार करें अपने आप को। और तैयारी के लिए हम फिर रिकमेंड करेंगे जो हमारा जो PhD के ऊपर डिटेल्ड प्रोग्राम है वीडियोस, उसमें उसकी वजह यही है कि ताकि हमने उस पर बड़ी मेहनत की है और आप उसको देखें तो आपको काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है। फिर इसी तरह से हम अगर थोड़ा नॉर्थ की तरफ चलें तो लिंकशोपिंग यूनिवर्सिटी के अंदर फिजिक्स डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके नैनो फिजिक्स, उनके पार्टिकल फिजिक्स, उनके मल्टीपल जो डिसिप्लिन हैं फिजिक्स के अंदर, तो वहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज चेक करें। फर्दर ऑन आप जाएं उपसाला यूनिवर्सिटी, उसके अंदर फिजिक्स डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स तो है ही, लेकिन ये मेजर मैं आपको फैकल्टीज बता रहा हूँ जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नज़र आएंगी और थ्रू आउट द ईयर नज़र आएंगी। तो अब इसके ऊपर आपकी अपनी वो है क्वालिफिकेशन और स्किल्स के आप क्या करते हैं। थैंक यू तैमूर कि आपने यूनिवर्सिटीज़ का बता दिया, और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये ढूंढनी कैसे है और अप्लाई कैसे करना है, कुछ अच्छी अच्छी बातें तो मोमना और फसी ने हमें बता दी हैं। इसके अलावा हमारा जो यूट्यूब चैनल है थिंक ग्लोबल के नाम से, वहाँ पर हमने काफ़ी सारे वीडियोज़, उनकी एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है कि PhD जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ आपने सर्च कैसे करनी है और उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, बड़ी डिटेल से गाइड किया हुआ है। तो ये आपके लिए जो एक टिप है कि आप वो देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है जो हम शामिल करेंगे, फार्मेसी जॉब्स अवेलेबल इन स्वीडन सर, ये स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है? सर ये मेरा ख्याल क्वेश्चन है, और इसके ऊपर आपने कोई 15 से 20 मिनट बोला था कि कुछ सेशन पहले, तो उसकी जरा एक समरी दे दें।
देखें ये मेडिकल जो है ना शोबा जो है इधर इन डिमांड तो काफ़ी है, नर्स हो गई या डॉक्टर हो गई या ये वाले, तो लेकिन थोड़ा बहुत फिर वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आ जाती है इस वाले में। तो फार्मासिस्ट की जॉब मिल सकती है, लेकिन अब फार्मासिस्ट ने डील करना है आम इंसान के साथ, आम बंदे के साथ, तो उधर वो चाहेंगे कि आप उन लोगों के साथ स्वीडिश में बात कर सकें। तो जॉब्स तो हैं और अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो मिल भी सकती है, लेकिन अगर आपको स्वीडिश लैंग्वेज आती हो तो, अदरवाइज जो है ना बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक और क्वेश्चन आ गया जनाब, पीएचडी एडमिशन एंड जॉब इन बायोकेमिस्ट्री। इसके लिए सेम मेरा ख्याल है आंसर है, थोड़ा हाँ जी। रिवाइज करके देख लें। हाँ जी, आप आयशा इमरान, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं। हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है वीडियोस की, जिनके अंदर हमने मुख्तलिफ जो क्वेश्चन आंसर किए हैं पीएचडी से रिलेटेड, वो चाहे किसी भी फील्ड में है, तरीकाकार सेम है कि आपने सर्च कैसे करनी है। हम लोगों को चीज़ें सर्च नहीं करनी आती, तो हमने उसमें थोड़ा डिटेल के साथ बताया है कि किस किस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। और अभी जिस तरह मोमिना ने बताया था कि जब इन्होंने मेंशन किया कि इनके हस्बैंड भी साथ आना चाहते हैं, तो उन्होंने इनके लिए पीएचडी पोजीशन जनरेट कर दी। तो ये तो एक ऑप्शन हो गई, लेकिन इसके अलावा भी आपके पास रास्ते हैं पोजीशन जनरेट करवाने के, और ये हमने एक्सप्लेन किए हैं उस वीडियो के अंदर। आप काइंडली वो वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा। और बाकी वीडियोस देख लें कि फिर आपने अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और मेरे ख्याल में अगर वो देख लेंगे तो आपको जो फंडामेंटल्स है वो तो क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद मज़ीद कोई क्वेश्चन होंगे तो उन्हीं वीडियोस के नीचे आप कमेंट करें, उसके ऊपर हम मज़ीद वीडियो बना दें। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई और फाइनल थॉट्स आपके जहन में आ रही हैं मोमिना और फसी के लिए तो काइंडली पूछ लीजिए, वरना हम सेशन क्लोज कर देंगे। और तो मजीद इनसे सवाल नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं ये कहूँगा कि हम इसी वीडियो को यूट्यूब पे भी डालेंगे, और आपकी आसानी के लिए हम सारे लिंक्स को जहाँ जहाँ पे हमने उन लिंक्स को बोला है, उनको रेफर किया है, वहाँ पे हम उन लिंक्स को टैग कर देंगे ताकि आप आसानी से उसको ढूंढ सके। तो सारा मकसद इसका यही है कि आसानी आपके लिए पैदा की जाए, और ताकि आप जो है ना वो जल्द से जल्द हमारे पास यहाँ पे आ सके। बिल्कुल, और ज़ॉम्बी से मिल सके। बिल्कुल। जिनको फसी ने रोक के रखा हुआ है। बिल्कुल सही है। तो थैंक यू वेरी मच मोमिना, थैंक यू वेरी मच फसी, और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तैमूर। आज के लिए इतना टाइम दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने इन्फॉर्मेटिव किस्म की बताएं। और व्यूअर्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जहन में मजीद इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन होंगे, जिस तरह मैंने पहले कहा, आप हमारी वीडियोज़ के नीचे कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर या तो वीडियो बना देंगे या आपको वहीं पर रिस्पॉन्स दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा।